214 सुपर लेवल की लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन। शरद ऋतु के कारण पश्चिमी झील के इलाके में ठंडक बढ़ गई थी। पानी की सतह एकदम बर्फ की तरह ठंडी और चमकदार हो गई थी। किसी समय में इस झील के पास टूरिस्ट और सिविलियंस की बहुत भीड़ होती थी। कई लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे, लेकिन आज ये एकदम सुनसान पड़ी थी। इसकी पहली वजह तो ये थी कि सभी लोग महामारी से काफ़ी डरे हुए थे, इसीलिए कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। कोई भी नहीं चाहता था कि वो उस महामारी से ग्रसित हो। दूसरी वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले ही झील तक आने के सारे रास्ते आम सिविलियंस के लिए बंद कर दिए गए थे। किसी को भी पानी के पास जाना अलाउड नहीं था। ये काम और किसी ने नहीं बल्कि मंत्री राजेश ने करवाया था। झील इतनी बड़ी थी कि देखकर ऐसा लगता था मानो कोई समंदर हो। इस झील पर एक पक्की सड़क बनाई गई थी और इसके दोनों तरफ अशोक के बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो हवा के साथ झूम रहे थे। इस ब्रिज पर शाही गार्ड्स का हेड हरप्रीत और मंत्री राजेश खड़े थे और शहर को देख रहे थे। उनकी नज़रें शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर थीं, जिनकी परछाई पानी में पड़ रही थी। रात के अंधेरे में इन चमकती हुई बिल्डिंगों की परछाई झील को एक नया चेहरा दे रही थी। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। आसमान में घने काले बादल थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी इन बादलों पर पड़ रही थी। कुछ ऊंची बिल्डिंगों पर स्पॉटलाइट्स भी लगी हुई थीं और वो इन्हें बादलों पर भी मार रही थीं। कलरफुल स्पॉटलाइट्स के कारण बादलों की परछाई भी झील में पड़ रही थी। अचानक उन रंगीन बादलों के पास धुंध दिखाई दी। ये काले रंग की थी। चांद तो बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी हल्की हल्की दुधिया रोशनी दिख रही थी। इस धुंध के आने पर चांद की रोशनी भी दिखना बंद हो गई। यहाँ तक कि उन स्पॉटलाइट्स की रोशनी भी इस काली धुंध में गायब हो गई थी। पूरे आसमान में काला गहरा अंधेरा छा गया। वो काली धुंध स्वपन नगरी से पश्चिमी झील की तरफ बढ़ रही थी। ब्रिज पर मंत्री राजेश और हरप्रीत के साथ मंत्री पद्मचंद, अनंत, दिग्विजय, मीरा, आरव, संजीव, ईशाना और बाकी लोग काली धुंध की तरफ देख रहे थे, जिसने पूरी झील को ढक लिया था। उस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी फिल्म का सीन देख रहे हों। अच्छा, तो ये ऐसे शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आया था, इसीलिए शहर में कोई तबाही नहीं हुई, ईशाना ने एकदम शांत आवाज में कहा। वो चुटकी की बड़ी बहन थी और काफ़ी होशियार भी थी। ये पहली बार था जब आरव चुटकी के अलावा हीरो हंटिंग एजेंसी के किसी सीनियर हंटर से मिल रहा था। उसके लिए हैरानी की बात तो ये थी कि ईशाना मैजिक कोर्ट की एक वाइस जज भी थी और उसके पास बहुत पावर और सोसाइटी में स्टेटस भी था। वो आ रहा है, विराट काले सांप को देखकर मीरा ने मुस्कुराकर कहा। विराट काले सांप ने मीरा से वादा किया था कि जब भी वो उस खास पाइप से आवाज करेगी, वो जरूर उसके पास आएगा, भले ही वो दुनिया में कहीं भी हो। विराट काला सांप धवल पहाड़ से वापस लौट आया था। वैसे तो वो अभी अपनी उस साइकिल से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो मीरा के बुलवाने पर लौट आया था। ये काली धुंध अब झील के ठीक बीचों बीच पहुंच गई थी। अचानक एक काली परछाई बिजली की तरह सीधी झील में आकर गिर गई। जैसे ही विराट काला सांप झील में गिरा, झील का काफी सारा पानी बाहर छपाक से गिरने लगा। आसपास तो ऐसा लग रहा था मानो बारिश ही हो रही हो। विराट काले सांप के अंदर जाने से मानो एक लहर सी पानी के ऊपर आई थी और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रिज भी इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, वरना ब्रिज पर खड़े हुए सारे लोग भी भीग जाते। उनमें से ज्यादातर लोगों ने विराट काले सांप को पहली बार देखा था, इसीलिए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। विराट काले सांप ने पानी से अपना सिर और अपनी गर्दन बाहर निकाली और उस ब्रिज के पास जाने लगा। भले ही उसने अपने शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा बाहर निकाला था, लेकिन वहां खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि टाइटैनिक जितना विशाल कुछ बढ़कर आ रहा हो। कालिया, क्या तुम्हारी साइकिल पूरी हो गई? मीरा ने विराट काले सांप से पूछा। विराट काला सांप अब भी आगे बढ़ रहा था। उसकी गर्दन की ऊंचाई ही इतनी ज्यादा थी कि वो बाकी सारे लोगों से काफी ऊपर था और उसकी बड़ी बड़ी लालटेन जैसी आंखें ब्रिज पर खड़े सारे लोगों को देख रही थीं। नहीं, अभी तो इसकी साइकिल पूरी नहीं हुई है, मंत्री पद्मचंद यानी पीडी ने कहा। उनका नाम थोड़ा लंबा था, इसलिए उनके सारे कलीग्स उन्हें पीडी कहकर ही बुलाते थे। विराट काले सांप की बॉडी से उसकी पुरानी स्किन नहीं हटी थी। उसकी बॉडी पर जो पैटर्न बने हुए थे, वो एकदम से डार्क नहीं हुए थे। इसके अलावा उसका ऑरा भी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना आमतौर पर होता था। ये तो पीडी देखकर ही बता पा रहे थे कि वो कमजोर महसूस कर रहा था। मंत्री राजेश ने मुड़कर मंत्री पीडी की तरफ देखा। पीडी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया और उनकी आंखों में नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। मंत्री राजेश ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर दी। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ मसल रहे हों। असल में उन्होंने अपने आदमियों को एक सिग्नल दिया था और ये सिग्नल मिलते ही उनके ढेर सारे आदमी ब्रिज से बाहर निकल आए। वो सब बहुत अच्छे से ट्रेंड थे और ब्रिज के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। मंत्री राजेश के सिग्नल देने के बाद उन्हें बाहर आने में महज कुछ ही सेकंड लगे थे।
जो लोग अलग अलग ग्रुप्स को लीड कर रहे थे वो शाही गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और आसानी से पहचान में भी आ रहे थे। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मंत्री राजेश की पर्सनल आर्मी थे। बाकी आए हुए ज़्यादातर लोग मैजिक कोर्ट की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनकी यूनिफॉर्म के कलर से ये साफ समझ में आ रहा था कि वो मंत्री पीडी के अंदर आने वाले दस्ते से थे। आमतौर पर मैजिक कोर्ट के जजेस अलग अलग जगहों पर अपने अपने मिशन पूरे करने जाते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि सारे जजेस यहीं इकट्ठे हो गए थे। कैद कर लो इसे, मंत्री राजेश जोर से चिल्लाए। तुरंत लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हम इसे आज भागने नहीं दे सकते। पीडी ने ऊंची आवाज में अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। सब कुछ अचानक से बदल गया था। दिग्विजय, आरव, संजीव, मीरा और ईशाना बुरी तरह से चौंक गए थे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मीरा जोर से चिल्लाए। उन दो मंत्रियों ने इन लोगों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था जो ब्रिज पर छिपे हुए थे। मीरा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने सबके पीठ पीछे जाकर इतने सारे एडवांस्ड मैजिशियंस को वहां बुला लिया था। मीरा, तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हमें हमारा काम करने दो, पीडी ने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी ठीक करते हुए कहा। हमें इसे मारना होगा, एक बार ये मर जाएगा तो महामारी भी खत्म हो जाएगी, मंत्री राजेश ने कहा। वो सही कह रहे हैं, इसकी मौत का दिन आखिर आ ही गया। इस दिन के लिए तो हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, मंत्री पीडी ने हंसकर कहा। मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोनों मंत्री उससे मिलकर झूठ बोलेंगे, और मंत्री पीडी तो हमेशा मंत्री राजेश के खिलाफ जाकर विराट काले सांप की तरफदारी करते थे, फिर आज अचानक वो विराट काले सांप को कैद क्यों करवा रहे थे? मीरा और आरव इतनी मेहनत से उस विराट काले सांप को धवल पहाड़ पर सुरक्षित छोड़कर आए थे, लेकिन मंत्री राजेश और पीडी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। आरव ब्रिज पर मौजूद आर्मी को देखकर दंग रह गया था। ये आर्मी शाही गार्ड्स और मैजिक कोर्ट के उन जजेस की थी जो मंत्री पद्मचंद के अंदर काम करते थे। वो सभी आरव से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। आमतौर पर एक दो एडवांस्ड मैजिशियंस ही मुश्किल से मिलते थे, लेकिन यहाँ उनके पूरे ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे। वो नज़ारा देखने लायक था, जैसा किसी ने कभी भी ना देखा हो। विराट काला सांप जो अपना सिर पानी से बाहर निकाले हुए था, उसे ब्रिज पर खड़े उन लोगों की नफरत महसूस हो गई थी। उसने अपना गुफा जैसा बड़ा सा मुंह खोला और एक जोर की फूंक मारी। ब्रिज पर लगे सारे पेड़ गिरने लगे, पत्तियां हवा में उड़ने लगी और पानी की फुहारें जमीन पर पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई तूफान आ रहा हो। तुरंत लाइटनिंग पनिशमेंट को एक्टिवेट करो, मंत्री पीडी ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह विराट काले सांप को मारना चाहते थे। आसमान में बादलों के भी ऊपर पर्पल लाइटनिंग बोल्ट दिख रहे थे। एक साथ कई सारे लाइटिंग स्टार्स एक दूसरे से जुड़ रहे थे। देखते ही देखते वहां बेहद खूबसूरत पर्पल स्टार पैटर्न बनने लगे थे और इन स्टार पैटर्न्स ने अंधेरे काले आसमान में एक बहुत ही विशाल स्टार कॉन्स्टेलेशन बना लिया था। उस पर्पल स्टार कॉन्स्टेलेशन के बनते ही पूरी पश्चिमी झील का इलाका रोशन हो उठा था। स्टार कॉन्स्टेलेशन का साफ मतलब था एडवांस मैजिक। आरव को लगा कि वो खतरनाक लाइटिंग एनर्जी वाली स्पेल पूरी हो गई थी, लेकिन आरव को क्या पता था कि वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। जैसे जैसे आसमान में बादल छटे, आरव ने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन बन रहे थे और हर एक कॉन्स्टेलेशन में 243 स्टार्स थे। 7 स्टार्स जुड़ने पर एक स्टार पाथ बनता है जिससे मैजिशियन अपनी प्राइमरी लेवल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक नेबुला 7 स्टार पाथ्स यानी कि 49 स्टार्स को जोड़कर बनता है और इसका इस्तेमाल इंटरमीडिएट लेवल मैजिक स्पेल्स में किया जाता है। 243 स्टार्स से मिलकर 49 नेबुला बनते हैं, जिन्हें जोड़ने से एक स्टार कॉन्स्टेलेशन बनता है जिसका इस्तेमाल एडवांस्ड मैजिक में किया जाता है। इस वक्त आसमान में 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन थे और उनमें से हर एक नीचे खड़े हुए लोगों को हैरान कर देने वाला था। इन 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन ने मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाया जो कई लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। यह था एक स्टार पैलेस, और एक स्टार पैलेस का मतलब होता है सुपर रैंक मैजिक, एडवांस रैंक से भी ऊंचा। स्टार कॉन्स्टेलेशन ने तो सिर्फ पश्चिमी झील के इलाके को रोशन ही किया था, लेकिन 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन ने मिलकर पूरे शहर को पर्पल लाइट से रोशन कर दिया था। इस स्टार पैलेस को देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो सोच रहा था कि जब 49 स्टार्स को मिलाकर बने हुए नेबुला के स्पेल्स इतने खतरनाक होते हैं तो फिर 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन को मिलाकर बनी हुई स्पेल की शक्ति कितनी भयानक होगी। वो पर्पल स्टार पैलेस इतना बड़ा था कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी जमीन से काफी करीब दिख रहा था। जैसे ही वो 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े, खतरनाक लाइटिंग एनर्जी काले घने बादलों में इकट्ठी होने लगी। कुछ ही पलों में आसमान में लाइटिंग के 9 भाले आ गए थे। ये अनगिनत लाइटिंग सैनिकों से मिलकर बने हुए थे। उनके साइज इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान से जमीन तक किसी ने 9 पिलर्स बना दिए हों। वो देखने में तो बहुत ही सुंदर थे, लेकिन उनमें अपार शक्ति भी थी। अचानक वहां बहुत तेज धमाका हुआ। वो शक्तिशाली भाले अपनी लाइटनिंग एनर्जी से झील पर हमला करने लगे।
कुछ दूरी पर शहर में ज्यादातर लोग आसमान में इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे जैसे बादल छटे, लोगों को वो 9 लाइटिंग के पर्पल भाले भी दिखना शुरू हो गए। उन बालों में जो लाइटिंग एनर्जी थी, उसने तो मानो जमीन आसमान एक ही कर दिया था। भले ही उनकी दुनिया में मैजिक, डिमन बीस्ट और रहस्यमयी शक्तियां बहुत आम थीं, लेकिन अब आम लोगों ने इस दृश्य को खुद अपनी आंखों से देखा था। वो इसे एकटक देखते ही जा रह गए। क्या वो सच में जादू है? एक राह चलते इंसान ने आसमान में देखकर कहा। वो स्टार पैलेस को देखकर रुक गया था। कितनी खतरनाक लाइटिंग है, ऐसा लग रहा है कि भगवान ऊपर से दुनिया को सजा दे रहे हैं, एक दूसरे आदमी ने कहा। आखिर पश्चिमी झील के पास चल क्या रहा है, और ये लाइटिंग वाले कहाँ से आए? पहले वो महामारी, फिर ब्लड अलर्ट, और अब ये भगवान जाने इस शहर में हो क्या रहा है। शहर के ज्यादातर लोगों ने उन लाइटनिंग बालों को देख लिया था और उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि लाइटिंग बालों ने पूरे आसमान को चीर कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि देवलोक से कोई शक्ति गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। ये 9 लाइटनिंग वाले भाले एक साथ आसमान से जमीन पर गिरे और पश्चिमी झील के चारों तरफ उन्होंने एक गोलाकार फॉर्मेशन बना लिया। उन्होंने विराट काले सांप को चारों तरफ से घेर लिया था। देखने में वो विशाल पर्पल इलेक्ट्रिक पिलर्स की तरह लग रहे थे और उन सब की लाइटिंग एनर्जी एक दूसरे से जुड़कर और भी शक्तिशाली हो गई थी। इन सारे भालों से भयानक लाइटिंग एनर्जी निकल रही थी। आरव इसे देखकर बुरी तरह से शॉक हो गया था, ये जानकर कि वो उन लाइटनिंग भालों के बीच में फंस गया था। विराट काला सांप पानी में ऊंची ऊंची लहरें बनाने लगा। एक दो बार तो वो जाकर उन लाइटनिंग भालों से टकरा भी गया ताकि उनके बीच की जंजीरें तोड़ सके, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। लाइटनिंग भाले पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थे। जब भी विराट काला सांप उन भालों से जाकर टकराता, बदले में उसे भी जंजीरों से मार पड़ती थी। विराट काला सांप उन लोगों के जाल में फंस गया था। वो बुरी तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन बार बार लाइटनिंग की शक्ति से घायल हो रहा था। उसके दर्द की चीखें पूरे स्वप्न नगरी शहर में गूंज रही थीं। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।